चैप्टर है। अब देखिए कोई चैप्टर टफ नहीं बचा है। फर्स्ट वॉल्यूम में ही जो भी थोड़ा स्टैंडर्ड था चैप्टर्स में, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बातें थी और ज़्यादा मेहनत करना था। जो वॉल्यूम 2 है उसमें बस वही वेव ऑप्टिक्स थोड़ा है मुश्किल, ज़्यादा प्रैक्टिस करने वाला। इधर जो है आपके चैप्टर 12, 13, 14 ये सब इजी चैप्टर्स होते हैं, तो इस पे कम मेहनत करके आराम से स्कोर किया जा सकता है। ठीक है, तो स्क्रीन विजिबल है आपको, है ना? यस। ठीक है, तो चैप्टर 12 में जो है आप लोगों को सबसे पहले क्या है, इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में एटम्स के बारे में आप लोग केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले एटम्स के बारे में कंफ्यूजन थी। एटम्स जो होते हैं वो इतना तो सबको पता है, एटम्स कहाँ से आए, किसके पार्ट्स होते हैं, किसके पार्ट्स होते हैं एटम्स? किसी को नहीं मालूम? एटम्स किससे बने होते हैं? मॉलिक्यूल्स है। मॉलिक्यूल्स से मिलके बने हुए होते हैं एटम्स, ऐसा होता है क्या? फिर तो पूरी केमिस्ट्री बर्बाद हो जाएगी यार। ढेर सारे एटम्स मिलके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं ना। सॉरी। एटम्स किसके पार्ट्स होते हैं? किसके पार्ट्स मैटर। होते हैं एटम्स? मैटर। मैटर के पार्ट्स एटम नहीं। जय माता दी। ये हालत सॉलिड है आप लिक्विड लोगों की। गैस। सॉलिड लिक्विड गैस, बहुत अच्छा। नहीं, जो एलिमेंट्स। भी एलिमेंट्स होता है, हाँ, तो एलिमेंट्स के अंदर में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है ना, यानी एटम होता है ना। ठीक है, तो जो एटम्स है वो एलिमेंट्स के अंदर में जो है होता है, एलिमेंट्स का पार्ट है। ठीक है, तो बाकी ये सब डिटेल में आप लोग केमिस्ट्री में सब पढ़े ही होंगे और मालूम है आप लोगों को। तो सबसे पहले उसके बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में जो है बहुत कंफ्यूजन थी लोगों को कि क्या है, नहीं है, किस तरह का होता है। तो उसके बारे में लोग जो है बोलना शुरू किए, डिस्कवरीज होनी शुरू हुई, लोग रिसर्च कर रहे थे। ठीक है, कि कैसा होगा, क्या होगा, इसके बारे में। तो सबसे पहले आप लोगों को जो फेमस हुआ, क्या नाम था उनका, जे थॉमसन। ठीक है, ये इंग्लिश यानी ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे। ठीक है, उन्होंने जो है एटम्स ऑफ, उन्होंने कहा कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंटेन नेगेटिवली चार्ज्ड कॉन्स्टिट्यूएंट्स दैट आर आइडेंटिकल फॉर ऑल एटम्स। उन्होंने ये बताया कि हर एक एटम जो होता है, ठीक है, वो नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स यानी कि इलेक्ट्रॉन्स, वो हर एक एटम में होता है। और जितने भी होते हैं वो हर एक एटम के लिए सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स आइडेंटिकल होते हैं। ठीक, ये उन्होंने बताया कि हर एक एटम के अंदर में इलेक्ट्रॉन होता है जो आइडेंटिकल होता है। ठीक है, एक बात तो उन्होंने ये बताया कि अच्छा, एटम के अंदर में इलेक्ट्रॉन होता है, बट बात ये थी कि वो लोग जानते थे यार, अगर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है लेकिन ओवरऑल इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होता है, सॉरी, एटम जो है वो ओवरऑल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो अब कॉन्सेप्ट में सीधा गड़बड़ होना शुरू हो गया कि जैसे अगर मान लीजिए सपोज कि कोई एक एटम है, अभी एटम का शेप नहीं मालूम था किसी को, तो मान लीजिए ये एटम है, ठीक है, अब ये न्यूट्रल है, लेकिन जे थॉमसन ने बोला नहीं, इसके अंदर में जो है ना नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो आप सोच के देखिए, जब नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं तो ये कभी भी न्यूट्रल हो सकता है क्या? न्यूट्रल नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, इसका मतलब अगर ये न्यूट्रल है तो इसका मतलब है कि इसके पास कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट होगा इसके अंदर में। ठीक है, तभी और पॉजिटिवली चार्ज भी होगा और वो भी इक्वल अमाउंट में होगा। ठीक है, ताकि जो है ये सारे के सारे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को क्या कर दे, कैंसल आउट कर दे, तभी तो वो न्यूट्रल हो पाएगा। ठीक है, तो इसलिए therefore an atom must do also contain some positively charged to neutralize the negative charge of electrons. ठीक है, but what is the arrangement of the positively charged and electrons
inside the atom। तो बात जे थॉमसन ने पहले आपको ये बता दिया कि यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज होता है, डिस्कवरी करके उसने बताया, इसकी मतलब डिस्कवर कर दिया उसने, एक्सपेरिमेंट करके जो है उन्होंने बताया कि नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, कैसे बताया था, वही एक वैक्यूम चैम्बर ले लिया, ठीक है, उसमें गैसेस थे, गैस के मॉलिक्यूल्स थे, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराया तो जो है वहां पर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो है उनको दिख गया, ठीक है, एटम्स के अंदर। तो क्योंकि गैस जो होता है उसमें एटम्स होते हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स में एटम्स जो है, फिर उसमें से नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल निकल रहा था, तो उन्होंने डिस्कवरी में बता दिया इस एक्सपेरिमेंट के बेस पे। लेकिन फिर उन्होंने ये भी बताया कि देखो न्यूट्रल होता है, इसका मतलब इसमें पॉजिटिवली चार्ज भी होगा। अब ये है कि नेगेटिवली चार्ज पॉजिटिवली चार्ज है, तो अब उसका एक्चुअल में शेप कैसा है एटम का, ये हम लोगों को नहीं मालूम है। तो उसी शेप को जानने के लिए उन लोगों ने जो है और एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। फिर बात आगे बढ़ी, उन्होंने फर्स्ट जो है सबसे पहला मॉडल दिया एटम का, ठीक है, जे थॉमसन ने, कब 1898 में, ठीक है, यानी कि आप समझ सकते हैं कब की बात है ये, है ना, 200 साल पहले की बात है, 220 साल पहले उन्होंने एटम के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि ये क्या बोलते हैं कि जो जितने भी पॉजिटिवली चार्ज एटम होते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द एटम एंड नेगेटिवली चार्ज electrons are embedded in the seeds in a watermelon। मतलब एक वाटरमेलन है, तो उसमें उसने कहा कि जो वाटरमेलन का, जिसमें जो पूरा का जो पूरा जो वाटरमेलन का जो पूरा बॉडी है फुल, है ना, वो एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, ठीक है, समझ गए। और उसके अंदर में, है ना, जो वाटरमेलन का जो सीड्स होता है वो, उसको उन्होंने कंपेयर कर दिया इलेक्ट्रॉन से, ब्लैक ब्लैक जो सीड्स होता है ना वाटरमेलन में, तो उसने कहा कि ये जो है इलेक्ट्रॉन्स इम्बेडेड है उसके अंदर में। मतलब आप ऐसे इमेजिन कीजिए कि वाटरमेलन एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, ठीक है, जो उसके जो लाल लाल वाले पार्ट होते हैं अंदर में गूदा टाइप का, वो पूरा जो है वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। और सीड्स यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो है उसमें क्या है, इम्बेडेड है, ठीक है, एंटायर वॉल्यूम में, ठीक। और उन्होंने इसका नाम बोला प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एन एटम, ठीक है, इसी नाम को उन्होंने बोला प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक। तो इसमें यहाँ पर दो बातें थी, पहली कि ये हो गया, ठीक है, इसका शेप के बारे में उन्होंने बता दिया कि मतलब इस टाइप का होता है पॉजिटिवली चार्ज, और दूसरा बताया कि जितने भी नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं आपस में इक्वल हैं, क्योंकि एटम में जो होल आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है। तो दो बातें उनको जो है अपनी समझ में आ गई, एक तो इन्होंने इसके बारे में बताया शेप के बारे में, और दूसरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स दोनों को उन्होंने इक्वल बता दिया, ठीक है, समझ गए। तो distribution of electrons and positive charges were very different from that proposed model। हाँ, लेकिन बाद में जब और भी एक्सपेरिमेंट्स हुए तो उनके बाद हम लोगों को पता चला कि नहीं, ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिवली चार्ज जो होते हैं वो इस मॉडल के अलावा होते हैं, ऐसा बिल्कुल मतलब कि सबको ये डाइजेस्ट नहीं हुआ, ठीक है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए तो पता चला कि नहीं, जे थॉमसन ने जो बोला था वो गलत बोला था, उनकी बातें बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। तो फिर इसके बाद फिर रेडिएशन वगैरह के बारे में जो है थोड़ा हुआ कि क्या बोलते हैं, जो भी एटम्स होते हैं, एलिमेंट्स हैं, उनमें से क्या होता है, रेडिएशंस निकलते हैं। इसके बारे में बात हम लोग थोड़ा डिटेल में बाद में करेंगे, कैसे कैसे रेडिएशंस निकलता है, वो रेडिएशन के बारे में पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। और फिर उसके बाद, है ना, ये जो दो पैराग्राफ है इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, पूरा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है हमारा, ठीक है। इसमें जो लाइनर बामर पाशन सीरीज वगैरह सब आता है, हम लोग पढ़ेंगे इसी चैप्टर में आगे, तो इसको हम अभी स्किप कर दे रहे हैं।
नेक्स्ट आपको इसके बाद अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ठीक है, नाम का एक फिजिसिस्ट आया, ठीक है। ये एक स्टूडेंट था किसका, रिसर्च स्टूडेंट था किसका, जे जे थॉमसन का, ठीक है। उन्हीं का स्टूडेंट जो है बहुत बड़ी सी एक डिस्कवरी करी, जिसके कारण से आज हम लोग जो भी देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन वगैरह सब के बारे में, यानी एटम का जो एक्चुअल में स्ट्रक्चर है, उन्होंने सबसे पहले जो है मतलब अच्छे से ऑलमोस्ट उन्होंने सही कल्पना की थी, सही बातें बताई एटम के स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। अर्नेस्ट रदरफोर्ड, वो उन्होंने एक अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, सम रेडियो एक्टिव एलिमेंट के द्वारा। आप लोगों को थोड़ा बहुत मालूम होगा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट वो होते हैं जिसका न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है, और जब किसी का न्यूक्लियस अगर अनस्टेबल हो जाता है तो वहां से अल्फा बीटा पार्टिकल्स जो है वो एमिट होना शुरू हो जाता है, और स्टेबिलिटी के लिए, जिसके बारे में हम लोग न्यूक्लियाई वाले चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये आपके बिस्मथ, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 83, तो उसके बाद से ये शुरू हो जाता है, सारे के सारे जितने एलिमेंट्स हैं 83 के बाद वाले 84 5 6 7, ठीक है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, इनसे रेडियो एक्टिव रेज निकलती रहती हैं, ठीक है। तो उनका ही, उसी के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ठीक है, उसी का फायदा उठाया, उसी से एक्सपेरिमेंट में इन्होंने जो है अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करी गोल्ड फाइल को लेके, ठीक है, और उससे जो है न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम को उन्होंने जो है एक्सप्लेन किया, ठीक है। जो रदरफोर्ड ने जो ये एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, क्लासिक एक्सपेरिमेंट, इसी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया बाद में हैंस गीगर एंड अर्नेस्ट मार्सडेन, ठीक है, तो इसलिए इसको गीगर मार्सडेन एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, ठीक है, आगे लिखा होगा, है ना, गीगर मार्सडेन एक्सपेरिमेंट, पेपर में जैसे अगर क्वेश्चन आ जाता है ना, गीगर मार्सडेन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, तो ये हो सकता है पेपर में आपसे रदरफोर्ड मॉडल ना बोल के गीगर मार्सडेन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बोले, ये वाला, ठीक है। तो गीगर मार्सडेन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो है रदरफोर्ड के मतलब ही ऊपर बेस्ड था, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जो एंटायर पॉजिटिवली चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम इज कंसेंट्रेटेड इन ए स्मॉल वॉल्यूम कॉल्ड द न्यूक्लियस with electrons revolving around the nucleus just as planets revolve around the sun। इन्होंने बोला, मतलब इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, इसको प्लेनेटरी मॉडल ऑफ एटम भी बोलते हैं, जैसे ये सपोज अर्थ, मतलब क्या बोलते हैं इसको, ठीक है, जैसे ये सपोज ये सन है, तो अर्थ जो है उसके चारों तरफ मूव कर रहा होता है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, सर्कुलर पाथ में। तो सन के चारों तरफ जैसे अर्थ मूव करते रहता है, उसी तरह से इन्होंने बताया कि एक एटम है, ठीक है, ये पूरे जो सोलर सिस्टम को एक एटम की तरह मान लिया, और उसमें ये बताया कि जो पॉजिटिवली चार्ज मतलब पॉजिटिवली चार्ज होता है वो सेंटर में होता है, एक जगह पे कंसंट्रेटेड होता है सेंटर में, और इलेक्ट्रॉन्स जो है उसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, जैसे अर्थ रिवॉल्व करता है सन की तरफ। तो इसी मॉडल को प्लेनेट की तरह, मतलब कि प्लेनेटरी मॉडल ही बोलते हैं, ठीक है, समझ गए। तो और हम लोग जानते हैं बात ऐसी ही है, कुछ न्यूक्लियस होता है बीच में और इलेक्ट्रॉन्स जो है उसके चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है, ये हम लोगों को मालूम है। तो इसलिए इसको जो है मतलब प्लेनेटरी मॉडल भी बोलते हैं। तो अब इसको हम लोग थोड़ा इस एक्सपेरिमेंट को डिटेल से देख लेते हैं, इसमें कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट्स हुए थे। तो इसमें सबसे 19 इसमें सजेशन ऑफ अर्नेस्ट रदरफोर्ड 1911 में हैंस गीगर एंड अर्नेस्ट मार्सन परफॉर्म सम एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट जो है फिगर में ऐसे शो किया हुआ है।
तो सबसे पहले आपसे एक दो बातें पूछ लेता हूँ मैं, जो 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में। सबसे पहले अल्फा पार्टिकल होता क्या है ये बताइए कोई भी। व्हाट इज अल्फा पार्टिकल, क्या होता है, कोई बता सकता है? अल्फा पार्टिकल क्या है? कोई भी नहीं है, सब गायब। अनुराग बताओ क्या होता है अल्फा पार्टिकल? आप लोग खतरनाक केमिस्ट्री पढ़ते हैं भाई, अल्फा पार्टिकल नहीं मालूम है आप लोगों को। श्याम जी क्या होता है अल्फा पार्टिकल? बहुत छोटा। श्याम जी बोलो। सर बहुत छोटे हम्म, पार्टिकल रेल के फॉर्म में। वाह वेरी गुड। हर्षा क्या होता है अल्फा पार्टिकल? हर्षा साहू नॉट इन सिलेबस, कहाँ चली गई? हम्म, हर्षा, देखो ये लड़की गायब है। Yes, क्या होता है अल्फा पार्टिकल बताओ। नहीं मालूम है। गरिमा बताओ क्या होता है अल्फा पार्टिकल? गरिमा, गरिमा yes, sir. क्या होता है अल्फा पार्टिकल बोलो। सब गायब है। शिप्रा, यार इतना सिंपल सी बात आप लोग 9th में भी पढ़े हैं, उसमें भी दिया हुआ है ये सब। केमिस्ट्री भी पढ़े हैं, इतना इतना तो मालूम होता है सबको। शिप्रा बताओ क्या होता है अल्फा पार्टिकल? गजब है हालत यार पूरे क्लास की। श्रुति, सब सो गए। Yes, sir. श्रुति क्या होता है अल्फा पार्टिकल? सर न्यूक्लियस रहता है, उसके अंदर हीलियम एलिमेंट होते हैं और जो न्यूक्लियस के चारों तरफ जो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है वो एमिट करते हैं। हम्म, और वो कहाँ गया दीपराज? दीपराज सर क्या होता है अल्फा पार्टिकल, क्या होता है बोलो। नहीं पता है सर। ओके ठीक है, देखिए एक बच्चे ने थोड़ा बहुत सही बोला लेकिन फिर भी मजा नहीं आया। आप लोगों ने हीलियम का नाम सुना है? बोलो ना हाँ या नहीं। हीलियम Yes, sir. Yes, yes, sir. जिसका एटॉमिक नंबर होता है 2, मास नंबर होता है 4, ठीक है। तो इसका जब शेप होगा तो ऐसा होगा। के में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2। और एल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2। मालूम है सबको? इसमें कोई दिक्कत है? के एल एम एन वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम्म, Yes. अरे No, sir. No, sir. तो नहीं मालूम है ये बात? पता है मालूम है। हाँ ठीक है। तो 2 और 2, तो इसका मतलब है इसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन होंगे, ठीक है। क्योंकि हाँ मतलब इसमें अगर प्रोटॉन की बात करेंगे तो 2 प्रोटॉन, क्योंकि एटॉमिक नंबर है 2। और क्या बोलते हैं, मास नंबर 4 है तो 2 न्यूट्रॉन होंगे और इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 2 होंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इसमें कितने होंगे? अच्छा, गलत कर दिया मैंने, ये 4 थोड़ी होगा यार। आप लोग भी हाँ हाँ बोल रहे हो। 4 इसका तो मास नंबर है, ठीक है। एल में तो इसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, एक ही तो शेल होगा ना इसमें। तो इसमें एक सिंगल शेल होगा या 2 शेल होगा इलेक्ट्रॉन्स में, इसमें हीलियम में? आप लोग भी हाँ हाँ बोल रहे हो और बोलते हो यस सर। हाँ सिंगल शेल ही होगा ना, के शेल ही होगा ना। दो ही, 2 एटॉमिक नंबर है तो 2 प्रोटॉन होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो यानी कि ये न्यूक्लियस है, ठीक है। और ये पहला शेल होगा बस, एल तो इसमें होगा ही नहीं, ठीक है।
तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके यहाँ पर होंगे, ठीक है। और प्रोटॉन 2 कहाँ होंगे? न्यूक्लियस के अंदर में, ठीक है। ऐसा होता है, 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें, इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, रिमूव कर दीजिए, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, He, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो क्या बन गया, He प्लस प्लस, ठीक है। यानी इसके पास सिर्फ क्या है, अब क्या बचा, जब इसका ये दोनों इलेक्ट्रॉन हटा दिए तब ये क्या बचा इसका, ये यानी फर्स्ट शेल खत्म हो गया ना। अरे बोलो। न्यूक्लियस। हाँ, तो ये बच गया क्या, न्यूक्लियस सिर्फ बचा। किसका न्यूक्लियस? किसका न्यूक्लियस? हीलियम का। हीलियम का न्यूक्लियस। तो हीलियम का न्यूक्लियस को ही अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, ठीक है। तो स्मिता बताओ, हीलियम का न्यूक्लियस अगर है तो अल्फा पार्टिकल का नेचर कैसा हुआ, पॉजिटिवली चार्ज हुआ या नेगेटिवली चार्ज हुआ? स्मिता, स्मिता, सब सोते रहते हैं सुबह में। अगर ऐसे सोओगे तो फिर क्लास लेट से करेंगे। अब सब ठंड में जो है चिपके हुए हो रजाई में, है, पढ़ो थोड़ा सा। अरे कैसा हुआ, हीलियम का न्यूक्लियस है ना, तो हीलियम का न्यूक्लियस अभी तो बताया कि 2 पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसका मतलब हीलियम का जो न्यूक्लियस है यानी अल्फा पार्टिकल है, वो हमारा कैसा नेचर हुआ इसका, बोलो जल्दी। पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, तो यानी कि अल्फा पार्टिकल आपको कंप्लीटली पॉजिटिवली चार्ज है, उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। तो आपको पहली बात ये पता होना चाहिए अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, ठीक है। मुझे आश्चर्य लग रहा है आप लोग नहीं जानते, ये बात 9th में जिसको मैंने पढ़ाया उन लोगों को जाके पूछिए, सब बता देंगे, ठीक है। अल्फा पार्टिकल हीलियम का न्यूक्लियस हो गया। अब देखिए दूसरी बात कि इस एक्सपेरिमेंट में आप लोगों को मालूम है गोल्ड फाइल लिया गया था, ये सबको पता है, इसके बारे में इतना क्या बताना है, ठीक है। गोल्ड फाइल लिया गया था, क्यों लिया गया, गोल्ड फाइल क्यों लिया गया, और अल्फा पार्टिकल क्यों लिया गया? देखिए अल्फा पार्टिकल क्योंकि बहुत ही स्मॉल होता है, ठीक है, साइज होता है, इसलिए इसको लिया गया, और ये पॉजिटिवली चार्ज था इसलिए इसको लिया गया, ठीक है। अब गोल्ड फॉइल लिया गया क्योंकि ये गोल्ड की जो फॉइल होती है बहुत ही पतली होती है, ठीक है। आपको मालूम होगा कि इसको इट कैन बहुत ही ज्यादा मेलेबल होता है, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स, ठीक है, डक्टाइल भी होता है, ठीक। तो इसलिए इसको लिया गया कि इसके अंदर जब हम इसके ऊपर बम्बार्डिंग कराएं, स्कैटरिंग कराएं, मतलब कि इसके ऊपर अटैक कराएं अल्फा पार्टिकल्स की, तो ये जो है इसके अंदर की प्रॉपर्टीज को हम ऑब्जर्व कर सकें। तो थिन गोल्ड फाइल लिया गया, और हमको मालूम है गोल्ड का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, गोल्ड का एटॉमिक नंबर कितना होता है, बोलिए। 79 या 97, कुछ ऐसे ही होता है, 97 होगा शायद, फिर 79 होता है, 79 होता है सर। 79 होता है ना, ठीक है। तो 79 होता है इसका एटॉमिक नंबर, ठीक है। और मास नंबर कितना होता है, लगभग 200, 198 होता है, हम लोग 200 मान के चलते हैं, ठीक है, समझ गए। तो 200 लगभग इसका मास होता है, और अल्फा पार्टिकल का मास कितना था, 2He4, तो इसका मास कितना है अल्फा पार्टिकल का, 4। तो अब देखिए कितना टाइम्स ज्यादा हैवी है, ये मास नंबर, मास से देखते हैं ना हम लोग, हैवियर, कितना गुना ज्यादा हैवी हो गया गोल्ड फॉइल, बोलिए। अरे बोलो, ये भी नहीं बता सकते क्या? इसका मास है अल्फा पार्टिकल का 4, दूसरा है इसका मास है 200, तो कितना टाइम्स हो गया हैवी, 50 टाइम्स। 50 टाइम्स। 50 टाइम। तो यानी कि देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये गोल्ड फाइल ऐसे करके रख दिया था, ठीक है, ये गोल्ड फाइल है, और इधर से अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग कराई, ठीक है।
तो ये जब अल्फा पार्टिकल को इतना हल्का है और इसके रिस्पेक्ट में कि 50 गुना ज्यादा भारी है, मीन्स इसका अगर हम लोग इसके ऊपर बम्बार्डिंग लगातार कराएंगे तो ये उसको थाम सकेगा, हिलेगा नहीं, भागेगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए 50 गुना ज्यादा भारी रखे, इसलिए जो है गोल्ड फॉइल को ही चूज किया गया। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि वाई गोल्ड फॉइल ओनली, क्यों लिया? तो गोल्ड फॉइल जो है सबसे पहले थिन भी हो सकता है, मतलब मेल्येबिलिटी ज्यादा है, उसके बाद 50 गुना ज्यादा हैवियर है अल्फा पार्टिकल के रिस्पेक्ट में, और दोनों ही पॉजिटिवली चार्ज है। अब अल्फा पार्टिकल हम लोग क्यों लिए नेगेटिव, हम लोग यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल क्यों नहीं लिए? क्योंकि अगर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल लेते और इसके ऊपर जब बम्बार्डिंग कराते गोल्ड फॉइल के ऊपर, तो हो सकता था ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर में जाके घुस जाए और अंदर में से निकले ना। हम लोग को क्या करना था, पॉजिटिवली चार्ज लेना था ताकि रिपल्शन हो सके और हम लोग को नेचर पता चल सके, एटम का स्ट्रक्चर पता चल सके। बात समझ में आई? इसलिए नेगेटिव चार्ज नहीं लेके पॉजिटिवली चार्ज लिए, अल्फा पार्टिकल लिए। ये सब बातें समझ में आई सबको कि नहीं आई, ये बताओ। अरे बोलो। यस सर, आ आगे गया। सर। तो पहले देखिए, एक्सपेरिमेंट हम लोग 9th में तो पढ़े थे, बट ये सब कारण क्या होता है, क्यों किए थे, क्यों लिए अल्फा पार्टिकल, क्यों लिए गोल्ड, ये सब आपको नहीं मालूम होगा शायद। बट मैं 9th में पिछले साल पढ़ाया था, तो तब ये सब बातें उन लोगों को बताया था मैंने आपके स्कूल के बच्चों को। चलिए, तो अब कहाँ है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में, है ना? हाँ, कहाँ गया सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। अच्छा, 9th में तो मैं पढ़ाया ही नहीं होगा, केमिस्ट्री में है, ये पहले पढ़ाता था। केमिस्ट्री तो मेरे को मिलता ही नहीं है स्कूल में पढ़ाने। तो यहाँ देखिए, अल्फा पार्टिकल, इसमें पूरा एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ। सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल ये है, ठीक है। ये लेड ब्रेक्स को रख दिया यहाँ पर ईंट के, है ना, लीड जानते ही होंगे आप लोग, लेड, ठीक है। उसकी ब्रिक्स को रख दिया ताकि इस होल के थ्रू, है ना, इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स, अल्फा पार्टिकल जो यहाँ से निकल सके, ठीक है। और फिर इससे जो बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स है, ये गोल्ड फॉइल, थिन गोल्ड फॉइल पे यहाँ पर आके अटैक किया, ठीक है। और फिर यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स निकला, और ये जिंक स्क्रीन है, ZNS, ठीक है, वो डिटेक्टर है, ठीक है। वहाँ पर डिटेक्टिंग माइक्रोस्कोप पे पूरा जिंक की स्क्रीन है, उस पर जो है इलेक्ट्रॉन, सॉरी, अल्फा पार्टिकल्स जब आके अटैक किए, उसका जो है ऑब्जर्वेशन करना शुरू किया, ठीक है। समझ गया? तो इसमें जो है अल्फा पार्टिकल की जब स्कैटरिंग हुई, तो इसमें क्या क्या चीजें ऑब्जर्व किया आप लोगों को मालूम है? सबसे पहला जो ऑब्जर्वेशन था, क्या था अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन? 3 ऑब्जर्वेशन थे, याद है किसी को? तीनों ऑब्जर्वेशन क्या क्या थे? तीनों ऑब्जर्वेशन याद है किसी को? देखिए, सबसे पहला ऑब्जर्वेशन था, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल, ठीक है, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। सेकेंड ऑब्जर्वेशन था, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर स्कैटर्ड बाय ओनली स्मॉल एंगल्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू डिग्रीज, ठीक है। और थर्ड ऑब्जर्वेशन था, few alpha particle, 1 in every 8,000 were deflected through large angles even greater than 90 degree or 180 degree. Some of them even retraces their path, that is angle of deflection of 180 degree, ठीक है। तो ये तीन ऑब्जर्वेशन याद है सबको या नहीं है? यस सर। हाँ, ठीक है। ये 3 ऑब्जर्वेशन है, और उसी 3 ऑब्जर्वेशन के बेस पे 3 कंक्लूजन है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के, ठीक है। तो इसको थोड़ा मैं आपको अपने तरीके से समझाता हूँ, ठीक है। देखिए कैसे क्या हो रहा है। कहीं पे खाली जगह नहीं है, ठीक है, यहीं पे समझाता। देखिए इसमें क्या है, आप जस्ट सोचिए कि
ये एक एटम हमने ले लिया, ठीक है, अल्फा पार्टिकल यहाँ से आया आया और ऐसे करके भाग गया, ऐसे मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड स्ट्रेट अवे, है ना। इस तरह से ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स जो एटम से स्ट्रेट अवे पास कर गया। स्ट्रेट अवे पास करने का क्या मतलब है कि इससे कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं आप, इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि अल्फा, इस जो ये एटम था उसके अंदर का जो मोस्ट ऑफ द स्पेस है वो खाली है, एम्प्टी है। समझ में आ रही बात? तभी तो सीधा सीधा अल्फा पार्टिकल आया और सीधा सीधा निकल गया। नहीं समझ आया किसी को? आ गया। आ गया। आगे। तो जो पहला पहला जो है ना था ऑब्जर्वेशन, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फाइल, ठीक है, तो उसका जो है आपको कंक्लूजन ये है, इट इंडिकेट्स दैट द मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी। ठीक है, ये समझ आ गया सबको? दूसरा जो एक्सपेरिमेंट, दूसरा जो ऑब्जर्वेशन था कि सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर स्कैटर्ड बाय ओनली स्मॉल एंगल्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ अ फ्यू डिग्रीज। जैसे ये सपोज आप एटम है, ठीक है, और कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल्स आए जो है स्मॉल एंगल्स, ठीक है, स्मॉल एंगल्स से डेविएट हो गए, ठीक है। ये क्यों हुए होंगे डेविएट? आप जस्ट इमेजिन कीजिए, सपोज कि ये अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज का है, डेविएट तभी हुआ होगा जब यहाँ पर उसको कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज मिला होगा, ठीक है। यहाँ पर नहीं समझे बात को? जब तक पॉजिटिव चार्ज नहीं मिलेगा तो क्या ये, है ना, अंदर में जो है, ठीक है, देखिए, जैसे सपोज ये छोटा सा न्यूक्लियस है, ठीक है, तो यहाँ से अगर ऐसे अल्फा रेज आ रही है और ये भी पॉजिटिवली चार्ज है और इसका न्यूक्लियस है, मैं पहले से एज्यूम कर ले रहा हूँ कि यहाँ पर न्यूक्लियस है और पॉजिटिवली चार्ज है, तो जब ये ऐसे आके डेविएट होगा कि नहीं थोड़ा सा, जैसे ये आया, इसके कॉर्नर से जो भी अल्फा रेज जा रही होगी, थोड़ा सा डेविएशन होगा कि नहीं होगा उसमें? पॉजिटिवली चार्ज है तो ये रिपेल करेगा कि नहीं करेगा? नहीं समझे बात को? अरे यार, कैसे समझाऊं इसको? ये अगर आपका ऐसे है, ये भी अगर पॉजिटिवली चार्ज है, इधर से पॉजिटिव चार्ज का आया और इस जगह से जो भी आ रहा है तो ऐसे टकराएगा ना, ऐसे करके थोड़ा सा डेविएट होगा कि नहीं होगा? ऐसे रास्ता उसका चेंज होगा कि नहीं? होगा ना। तो यही जो है उसने पहले ऑब्जर्व क्या किया, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर स्कैटर्ड बाय ओनली स्मॉल एंगल्स, स्मॉल एंगल से स्कैटर हुआ इसका, ठीक है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू डिग्रीज, मतलब 1 2 3 डिग्री 4 डिग्री ऐसे कुछ, है ना। तो इससे अगर रेविएशन हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, आप क्या समझ सकते हैं? इससे कंक्लूजन क्या निकालेंगे कि इसका मतलब ये है कि अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज जो है एंड हैवी कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन वुड ओनली बी डिफ्लेक्टेड बाय हैवी एंड पॉजिटिव रीजन इन द एटम, यानी एटम के अंदर में कुछ ना कुछ पॉजिटिव रीजन है। So it indicates that the positively charged and the most of the mass of the atom are concentrated at the center called nucleus. यहीं से न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई। मीन्स इसके सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज का एक मतलब मास है, ठीक है, जो एक मतलब जगह पे कंसंट्रेटेड है, ठीक है। तो यहाँ से यही कंक्लूजन निकला। रिफ्लेक्शन हुआ था तब, क्योंकि तभी हुआ क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज रखा, ठीक है, समझ गए? और तीसरा बोलता है कि फ्यू, मतलब कि 9000, अपनी एनसीईआरटी में लिखा है इसको 8000 है, ठीक है, 8000 में से एक जो है डिफ्लेक्टेड थ्रू लार्ज एंगल्स, यानी कि 90 डिग्री से भी ज्यादा से डिफ्लेक्शन हो गया इसका, है ना, 90 डिग्री से भी ज्यादा से ऐसे, और ये 90 डिग्री से ज्यादा ऐसे होगा, मतलब जाके जो है आ गया वापस, ठीक है, ऐसे गया और वापस आ गया। और फिर बोलता है कि उसमें से जैसे ये बताया जाता है कि हर 18,000 में से एक जो है जाके यहाँ से गया और फिर वापस आ गया। तो आप समझ सकते हैं कि ये अगर पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, तो एक तरह से दीवार होगा, तो बिल्कुल ये ऐसे गया और फिर
उसी डायरेक्शन में फिर वापस आ गया, है ना। बिल्कुल वो क्या हो रहा होगा, एकदम सेंटर पे जा रहा होगा पॉजिटिव चार्ज के। समझ आ रही बात? तो इसका मतलब ये गया और फिर वापस आ गया, ठीक है। तो ये है, मतलब इससे क्या पता चल रहा है कि अल्फा पार्टिकल विच ट्रेवल टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस की तरफ जा रहा होगा, डायरेक्टली रिट्रेसेस ड्यू टू द कूलम्ब्स फोर्स ऑफ रिपल्शन। ये भी पॉजिटिवली चार्ज है अल्फा पार्टिकल और ये भी पॉजिटिव है, इसलिए अपने पाथ को रिट्रेस कर लिया एंड अल्टीमेटली कम्स टू रेस्ट एंड देन फ्लाई ऑफ इन अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ फिर ये इधर की तरफ जा रहा था, ठीक, जा रहा था। एक ऐसा टाइम आया, यहाँ पर बिल्कुल टच तो नहीं कर पाएगा, रिपल्शन होगा, कुछ दूर तक गया, एकदम मैक्सिमम डिस्टेंस गया, और फिर वो जाके मोमेंटली रुकेगा और फिर रिपल्शन की वजह से ये भागेगा इधर से अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि रिट्रेस कर लिया अपने पाथ को, जिस डायरेक्शन में गया था उसी डायरेक्शन में वापस आ गया। तो आपको अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन समझ में आ गया और कंक्लूजन समझ में आ गया। इसका भी यही है, न्यूक्लियस की तरफ जो बिल्कुल जा रहा होगा वही लौट के आया, ठीक है। स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्शन तब हुआ जब सेंटर में, इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई ना कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे पड़ रहा होगा ये भी डिफ्लेक्शन होगा, यहाँ पर जो पड़ रहा होगा डिफ्लेक्शन होगा, लेकिन बिल्कुल जो सेंटर की तरफ जा रहा होगा, न्यूक्लियस के सेंटर की तरफ जा रहा होगा, वो वापस हो जाएगा। क्लियर हुआ सबको या नहीं हुआ, ये बताइए। हो गया सर। हुआ या? ओके सर। ठीक यस सर। है, ओके ओके। तो अब आप लोग क्या कीजिएगा, इसको जो है पूरा अल्फा पार्टिकल, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को पढ़ लीजिएगा। इससे इसी से जो है आपको क्या बोलते हैं, रदरफोर्ड डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस हुआ था, इसके बारे में इसमें बुक में लिखा हुआ है, ये सारी बातें आप लोग आज पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और स्कैटरिंग एंगल का एक ये ग्राफ है, पेपर में कई बार आया हुआ है, आप देखिएगा प्रीवियस ईयर्स में 2 मार्क्स का बनाने के लिए। नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिटेक्टेड बाय द वो ZNS स्क्रीन, जिंक सल्फाइड स्क्रीन है, यहाँ पर ये डिटेक्ट कर रहा है। तो वहां पर कितने नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स है, तो देखिए 0 डिग्री से, यानी कि जो स्ट्रेट वे पास किया है ना, तो यानी कि डिफ्लेक्शन क्या हुआ, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, जैसे ऐसे आया ऐसे चले गया, तो 0 डिग्री से, है ना, सबसे ज्यादा है 10⁻7 नंबर ऑफ पार्टिकल्स। फिर 20 डिग्री से कम हुआ, फिर 40 डिग्री से कम हुआ, और आप देख रहे हैं जैसे जैसे एंगल बढ़ते जा रहा है, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स कम हो रहे हैं, तो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहे हैं इस तरह से। 180 डिग्री पे देखिए ऑलमोस्ट जो है ना, बहुत ही कम हो गए, 10⁻, है ना, 2 से भी कम, यानी कि 100 से कम, ठीक है। तो ये तो आपको 100 से कम है, मतलब इसमें मैं आपको बताया था कि हर 18,000 में से एक वापस लौट के आ रहा है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो आप मतलब इतने सारे अल्फा पार्टिकल्स जो है उसमें गए होंगे, ठीक है, तब उसमें से 100 वापस आए हैं, इसका यानी कि 18,000 गुने 100 कर दीजिए, इतने अल्फा पार्टिकल से बम्बार्डिंग कराई होगी, ठीक है। और यहाँ से एक बात ये भी पता चली कि जो न्यूक्लियस का जो साइज होता है 10⁻15 मीटर होता है, ठीक है, और जो एटम का साइज होता है 10⁻10 मीटर होता है। रेंज लगभग लगभग है 10⁻14, 15 और 10⁻10 ऐसे आ जाए। तो आप देख लीजिए 10⁻15 जो है ये किसका साइज है, न्यूक्लियस का, और 10⁻10 किसका है, एटम का साइज है। तो आप समझ सकते हैं ये एटम का साइज 10⁻10, 10⁻15, तो न्यूक्लियस जो है लगभग, है ना, 10⁵ 1,00,000 टाइम्स जो होता है छोटा होता है एटम के साइज से। ये चीज याद रखिएगा, सोच लीजिए आप, एक तो एटम ही खुद छोटा होता है, उसका 1,00,000 गुना और छोटा कीजिए क्या होगा, तो लगभग 10,000 से 1,00,000 टाइम्स जो होता है लार्जर होता है, कौन, एटम, ठीक है, न्यूक्लियस से, समझ गए। यानी आपको याद रखना 10⁵ टाइम्स लार्जर होता है एटम न्यूक्लियस से, ठीक है। क्लियर हो गई है बात? यस सर। तो इसी सब बात के ऊपर में हम लोग जो है आगे चल के नेक्स्ट, यहाँ से थोड़ा सा चैप्टर इंटरेस्टिंग होगा, इम्पोर्टेंट है कल से, ठीक है। अच्छी अच्छी बातें नई नई सीखने को मिलेगी, तो हम लोग 9th में सीखे थे, ठीक। तो आज हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं इसको, ठीक है। 9th क्लास की चीजें थी मोस्टली, बाकी आप लोग इसको NCERT से रीड कर